Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students, biology 9th chapter number 7 बायोएनर्जेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटे शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि बायोएनर्जेटिक्स कहता क्या है। बेटे बायो और इनर्जेटिक्स ये दो वर्ड्स का एसोसिएटेड कंपाउंड है बेटा। एक बायो मीन the life mean living organism, the organism that has ability to move. Second one is the energetics mean energy relationship or the transformation तो स्टूडेंट्स दो बातें होगी बेटा, पहला लाइफ और दूसरा एनर्जी का रिलेशनशिप। बायो एनर्जेटिक्स इज अ फील्ड विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी रिलेशनशिप इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोएनर्जेटिक्स। एक ऐसी फील्ड है बेटा जिसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और उन फॉर्म्स के दरमियान रिलेशन कैसा है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना जिस फील्ड के अंदर आता है बेटा हम उसे बायो एनर्जेटिक्स के नाम से बेटा जानते हैं। बेटा क्वेश्चन आता है कि एनर्जी का आखिर रोल है क्या। बेटा एक पर्सन की बॉडी में सीजलेस एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटी जो कभी ना खत्म होने वाली हैं, जो कभी एंड नहीं हो सकती, वो एनिमल की बॉडी में होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इन सभी एक्टिविटीज के अंदर एनिमल्स को कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं जो कि सेल के अंदर मूव करके आनी चाहिए। कुछ चीजें सेल प्रोड्यूस करवाता है जिसे सेल की बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो मटेरियल्स का आना और जाना तभी पॉसिबल होता है जब सेल एज अ ओपन सिस्टम के तौर पे बिहेव करता है। आपको याद हो तो बेटा चैप्टर नंबर 4 में हमने ये बात की थी कि सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। जो सेल होता है वो एज अ ओपन सिस्टम के तौर पे बिहेव करता है। मटेरियल्स आसानी से सेल के इनवर्ड और आउटवर्ड जो है वो मूव कर पाते हैं, साइटोप्लाज्म के अक्रॉस आ जा सकते हैं। तो मटेरियल्स के आने जाने से सेल की एक्टिविटी और एनर्जी का ताल्लुक क्या है। देखिए बेटा सेल के अंदर जब कोई मॉलिक्यूल आता है तो उस मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक किया जाता है। सेल के पास एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम एंजाइम्स, वो उस फूड के पार्टिकल को तोड़ते हैं, उसे स्मॉलर पार्टिकल या स्मॉलर पीसेस में चेंज करते हैं, यहां तक कि उसे ग्लूकोज लेवल के ऊपर लेकर आ जाते हैं। ग्लूकोज लेवल यानी कि इस बॉन्डिंग फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर। अब इस बॉन्डिंग फॉर्म में ये जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर हाईली एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है और यहां से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो हमारा पहला पॉइंट कि एनर्जी यहां पर क्या रोल है, तो एनर्जी यहां पर पहले हाथ तो पैदा हुई है बेटा, फर्स्ट हाथ तो उसकी प्रोडक्शन हुई है। अब एनर्जी की प्रोडक्शन यहां पर हो चुकी है। सेल जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल लेकर आया उनको तोड़ के सेल ने एनर्जी बना ली। अब बेटा ये जो एनर्जी बनी है सेल के अंदर, इस एनर्जी का क्या किया जाता है, सेल इस एनर्जी को कहां इस्तेमाल करता है। अगर सेल इस एनर्जी को यूज नहीं करता तो बॉडी में इसे किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये चंद एक बातें हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंसेस से देखनी है। बेटा एक सेल में जब एनर्जी बनती है तो उसे हर सेल के अंदर उसकी इक्वल अमाउंट के रेफरेंस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर एक सेल या एक ऑर्गन एनर्जी बनाता है तो उसमें अगर जितने भी सेल्स हैं उन सबको सप्लाई कर दी जाएगी। सेल क्या करते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती हैं वो उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो रिमेनिंग बची हुई है उसे वो स्टोर कर लेते हैं। तो जो अपनी बॉडी में वो स्टोर कर लेते हैं एनर्जी, उसे फॉर द फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी को स्टोर कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसे इस्तेमाल कर लिया गया, यूज किया गया, जिस फॉर्म के अंदर वो थी बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेटे आप लोगों के सामने मैंने लिख दी।
पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक स्टोरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस वक्त बनाई जाती है जब सेल कोई काम नहीं कर रहा होता, तो सेल ऑटोमेटिकली इसे काइनेटिक एनर्जी बना के उसे इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं करनी तो उसे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगा। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जैसा कि मेरी डेफिनेशन कहती है कि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे काइनेटिक एनर्जी में उस वक्त बदला जाता है, उस वक्त चेंज किया जाता है जब बॉडी में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना मखसूस होती है बेटा। एक एनिमल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बेटा, तो उन सभी में पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन्स को कंट्रोल किया जाता है बेटा, ताकि बॉडी अपनी तमाम तर एक्टिविटीज को आसानी से परफॉर्म कर पाए बेटा। अच्छा, ये दो बातें तो चले ठीक है, एनर्जी की तो बात समझ में आ गई। यहां पर मैंने एक वर्ड एटीपी का भी लिखा है, और अभी तक मैंने आपको उसके बारे में कोई बात नहीं बताई, ना ही मैंने अपने टॉपिक में एटीपी का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो ये एटीपी क्या है भाई, कहां से आई है, क्यों आई है, आखिर इसका नाम है क्यों? बेटा कहा जाता है कि एक एनिमल जितनी फूड इस्तेमाल करता है, वो फूड जितने कामों में इस्तेमाल हो सकती है उतनी एनर्जी सप्लाई कर देती है। रिमेनिंग फूड और रिमेनिंग बचने वाली जो एनर्जी होती है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो वो जो स्टोरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये वाली बेटा, इसे एक ऐसे पार्ट में, ऐसे कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है बेटा, जिसे हम एटीपी कहते हैं। एटीपी इज एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। सेल में एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, वो एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है। और सेल को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेल को जब एनर्जी की जरूरत होती है, वो इसी को ब्रेक करके अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्वेश्चन आता है बेटा कि एक सेल में चलें, फूड की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी बनी, एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बना के काम किए गए, पोटेंशियल एनर्जी बना के एटीपी में स्टोर कर दिया गया। क्वेश्चन ये आता है कि सेल में ऐसे कौन से काम है जो फॉर द फ्यूचर यूज एटीपी इस्तेमाल कर सकती है। पहला बेटा क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर अचानक से एक पर्सन ऐसी जगह पे है, उसे खाना नहीं मिल रहा, तो क्या वो डाई कर जाएगा? उसकी बॉडी में जो स्टोर फूड है वो उसे एनर्जी सप्लाई करेगी, एटीपी उसे एनर्जी सप्लाई करेगी। सेकंड पॉइंट बेटा, एक पर्सन की बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी से बॉडी की तमाम तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाया जाएगा। ये था बेटा इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मेंट बाय द रिडॉक्स रिएक्शंस। के रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, या रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? बेटे एक एनिमल में एनर्जी यील्डिंग जो रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शंस होते हैं, हम उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस, वो रिएक्शन जो एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए होते हैं बेटा, हम उन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। हर एक सेल जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल है, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, चाहे कोई भी है, चाहे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है, एनिमल में रेस्पिरेशन है, कोई भी है, उस सभी रिएक्शन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होना, हाइड्रोजन आयंस का लॉस होना, हाइड्रोजन आयन का एब्जॉर्ब होना, ऑक्सीजन का लॉस होना और ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना, ये सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होने वाले चेंजेस ही हैं बेटा। और एक इन सभी रिएक्शंस को कलेक्टिवली तौर पे बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें आती हैं। पहली आती है बेटा ऑक्सीडेशन, और सेकंड आती है रिडक्शन। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये पूछा जाएगा डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी। वैसे तो तीन प्राइम डिफरेंसेस की बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाता है। पहले वो मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं, फिर हम इनकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ आते हैं।
loss of electrons is known as the oxidation. The gain of electrons is known as the reduction. तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट डिफरेंस आता है बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द रिडक्शन. ये दो पॉइंट्स आपकी बुक में है. तीसरा पॉइंट बेटा जो एडिशनली लिखवा रहा हूं, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑपोजिट साइड पे रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ये 3 पॉइंट्स पे बेटा डिफरेंस आप लोगों ने एज सच लाइन लगा के बताने हैं कि जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या फर्क है बेटा. ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन का प्राइम जो सेंट्रल पॉइंट है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन. किसी भी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी किसी एटम के अंदर, और एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर रहा होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा, वहां से एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होगी. ये बात आपकी बुक में एज सच बताई गई है बेटा कि वो जगह एटम के अंदर जहां पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करता, वो एनर्जी पैदा नहीं करता. लेकिन वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो वीक है, वो जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा एनर्जी रिलीज होगी. जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बेटा मैंने बताया था कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड्स बनाने की जरूरत आती है तो एनर्जी देना पड़ती है हमें. यहीं पर एक एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई बेटा, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटम है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर. वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं और उनके बाउंड होने से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती, और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा क्योंकि ये फुल फिल है, इसके जो शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं इलेक्ट्रॉन से. लेकिन अगर हम फोर्सफुली ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ, या हम फोर्सफुली ऑक्सीजन को कार्बन के साथ बाइंड करवाने की कोशिश करते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं वो वीक होते हैं, और जिस वक्त वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके या इस्तेमाल करके बॉडी की एक्टिविटीज को अकॉम्प्लिश करवाया जाता है. क्योंकि बॉडी के जो तमाम काम है, उनकी जो एक्विजिशन है, उनकी जो इनिशिएशन है, वो सारी की सारी एनर्जी की मौजूदगी के बाद ही शुरू होती है बेटा. तो ये हमारे आज के मेन पॉइंट्स है बेटा कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसे कैसे ग्लूकोज लेवल तक लाया जाता है, फिर उस ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है, एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं और किस फॉर्म में स्टोर होती है, और क्या डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, जिन्हें हम कलेक्टिवली तौर पे रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं बेटा. नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीपी के ऊपर मुकम्मल बात करेंगे बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ बेटा.